नंबर 33 को यहाँ पर शुरुआत करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आर्टिकल नंबर जो 33 है वो कुछ स्पेशल लोगों के लिए बात करता है। यहाँ पर वो हमारे, जैसा कि आपको हम मेरे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, कौन स्पेशल लोग हैं, कौन स्पेशल लोग हैं, उनके मूल अधिकारों की यहाँ पर बात हो रही है। और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। आप सभी लोग इसको यहाँ पर काफ़ी डीपली यहाँ पर मैं पढ़ाऊँगा, और ऐसा कोई भी यहाँ पर जो भी क्वेश्चन होगा उसको भी पूरी तरह हम यहाँ पर समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसा कोई भी पॉइंट यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा जो कि आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लगे कि कुछ छूट गया है। तो जितने भी आज आर्टिकल 33 के इम्पोर्टेंस हैं, उसके क्या क्या क्राइटेरिया हैं, वो सभी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 33। बेसिकली जो हमारा आर्टिकल नंबर 33 है वो किससे निर्धारित है, जैसा कि अभी आपने स्क्रीन पे देखा था, जो हमारी सेना है, जो हमारी सेना है, और सेना में भी सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आर्मी है, पुलिस है, अर्धसैनिक बल हैं और होमगार्ड है, इन सभी की बात यहाँ पर की जाती है। तो उन सभी के मूल अधिकार क्या होंगे, उनको कहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है या फिर उनको कहाँ पर प्रतिबंधित किया जा सकता है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और समझने वाली यहाँ पर ये बात है कि आर्टिकल 33 में इन लोगों के जो अधिकार हैं उनकी बात की गई है, तो उन्हें प्रतिबंधित क्यों किया गया, ये यहाँ पर मेन पॉइंट यहाँ पर बनता है। और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन कभी ना कभी पुटअप जरूर होता होगा और हो रहा है, तो उसको भी यहाँ पर हम, और दूसरी बात, इसके जो पॉइंट हैं या रेस्ट्रिक्टेड के प्रावधान हैं वो किसके पास निर्धारित की गए, इसके बारे में भी हम यहाँ पर बेसिकली डिस्कशन करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 33। अनुच्छेद 33। सबसे पहले इसका हम थोड़ा सा जो प्रावधान है उसको समझने की पूरी तरह कोशिश करेंगे। संसद यानी कि हमारी पार्लियामेंट, भारत की पार्लियामेंट, संसद द्वारा यह निर्धारित कर सकती है, यानी कि यह निर्धारित कर सकती है कि सशस्त्र बलों, सेना, पुलिस बलों, खुफिया संगठन और समान प्रकृति के अन्य बलों के, समान प्रकृति के जैसे कि उसमें आ गया अपना होमगार्ड आ गया, ये भी अपना समान प्रकृति का ही होता है, बलों के सदस्यों के लिए मौलिक अधिकार किस हद तक सीमित किए जा सकते हैं। संसद कानून बनाकर, इसमें ये शब्द यूज हुआ है, कानून बनाकर इन सभी के मौलिक अधिकार हैं उनको सीमित कर सकती है। किनके सीमित कर सकती है? जो हमारे देश की है, आर्मी है, सेना है, पुलिस है, खुफिया एजेंसी है, उन सभी के मौलिक अधिकार को एक सीमा तक उन्हें प्रतिबंधित किया जा सकता है। अब क्यों किया जा सकता है, इसके पीछे भी यह कारण दिया गया है ताकि उनके कर्तव्यों का उचित निर्वहन और अनुशासन बनाए रखा जा सके। यानी कि उनके जो कर्तव्य हैं उनका उचित अनुशासन, यानी कि पर्टिकुलर वे में वो अपना कार्य कर सके। यानी कि कोई भी सेना का जवान है, उसका क्या उचित कर्तव्य है? देश की रक्षा करना। सबसे पहले मेन फर्स्ट उसका वर्क होता है देश की रक्षा करना। किसी भी सिचुएशन में उसके लिए, देश के लिए सबसे पहले खड़े रहना सबसे इंपॉर्टेंट उसका वर्क है, उसके आगे कुछ भी नहीं। उसके बाद ही सब उसके वर्क अलाउ होते हैं। सबसे पहले उसका है देश में अनुशासन, देश में उचित उसका जो कार्य है उसको मेंटेनेंस करना और उसी कार्य के अकॉर्डिंग उसका निर्वहन करना। तो ये उसका मेन काम है। चलिए और आगे देख लेते हैं। इसमें दो क्लोज दिए गए, सबसे पहले हम उनको समझते हैं। ए नंबर का है, उसमें क्या है? अनुच्छेद 33 के तहत, अनुच्छेद 33 के तहत केवल संसद को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य विधानमंडल को नहीं।
यानी कि हमारी जो पार्लियामेंट है, संसद है जो दिल्ली में स्थित है, उसको ही इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार है, राज्य विधानमंडल को नहीं है। चाहे किसी भी राज्य की विधानमंडल क्यों ना हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे छत्तीसगढ़ की हो, किसी भी राज्य की 28 राज्य हैं, उन सभी के विधानमंडल किसी को भी इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार नहीं दिया गया है। सिर्फ ओनली किसको दिया गया है? संसद को। यानी कि हमारी जो पार्लियामेंट है दिल्ली में स्थित है, उसी को इस पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, इस तरह के संसद द्वारा बनाए गए कानून, यानी कि संसद के द्वारा इस तरह के बनाए गए कानून को किसी भी न्यायालय में किसी मूल अधिकार के उल्लंघन के संबंध में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी कि आर्टिकल नंबर 33 से रिलेटेड जो भी कानून बनाए जाएंगे, उनके मूल अधिकार का भी, मान लीजिए किसी व्यक्ति का मूल अधिकार, किसी व्यक्ति का यहां पर मतलब है सेना का जवान, सेना का, किसी भी व्यक्ति का यहां पर मतलब है सेना के किसी पर्सन का अगर मूल अधिकार का हनन होता है, तो वो उस व्यक्ति के द्वारा आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका नहीं लगा सकता है। उसके लिए यह प्रतिबंध लगाए गए हैं, क्योंकि उसका उचित कर्तव्य बनता है देश की सुरक्षा करना। मूल अधिकार उसके बाद में आएंगे, ऐसी कंडीशन सबसे पहले अलाउ होती है। तो यानी कि इस तरह के मतलब सेना के जो व्यक्ति हैं, उनके मूल अधिकार का अगर हनन होता है, तो वह किसी भी न्यायालय में चुनौती उसे नहीं दे सकते, ना ही उसके विरुद्ध पिटीशन लगा सकते। दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया। आगे देखते हैं। अब इसके मुख्य बिंदु क्या है? इसके मुख्य बिंदु और प्रभावित सेवाएं, यानी कि आर्टिकल 33 से कौन कौन लोग प्रभावित होंगे। वैसे हम इसको समझ चुके हैं, थोड़ा सा और समझने की यहां पर हम कोशिश करते हैं। अनुच्छेद 33 मुख्य रूप से यहां पर शब्द यूज हुआ है, मुख्य रूप से सशस्त्र बलों, यानी कि आर्मी, पुलिस, खुफिया संगठन जैसे रॉ है, आईबी है, ये क्या है, और इनके जैसे अन्य बलों पर लागू होता है। यानी कि भारत के जितने भी सशस्त्र बल हैं, आर्मी है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, असम राइफल्स है, और जो पुलिस है, जो प्रत्येक राज्य की पुलिस है, ऐसा नहीं है पर्टिकुलर एक राज्य की, सभी राज्यों की पुलिस, उन सभी पर ये आर्टिकल 33 लागू होता है कि आपके जो भी मौलिक अधिकार है उनको क्या किया जा सकता है, एक तरह से प्रतिबंधित किया जा सकता है या फिर उनको कम किया जा सकता है। यानी कि इन सभी पर ये अलाउ होता है। चलिए आगे देखते हैं इसका क्या है। मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध। संसद को यह अधिकार है कि वह कानून बनाकर इन सेवाओं के सदस्यों के मौलिक अधिकारों पर, यानी कि इसको हम पहले भी समझ चुके हैं, संसद को यह अधिकार दिया गया है, पावर दिया गया है कि इन सभी लोगों के मौलिक अधिकार को क्या है, प्रतिबंधित किया जा सकता है और या फिर उनको कम किया जा सकता है। दोनों की कंडीशन अलाउ होती हैं। जैसे कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति अपने आप को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, उस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। संघ बनाने, यानी कि आप मान लीजिए आर्मी लोग हैं या फिर बीएसएफ या सीआरपीएफ के जवान के सिविल लोगों के साथ मिलकर कोई संगठन नहीं बना सकते, या फिर अपने साथ भी, यानी कि आर्मी के लोग हैं या बीएसएफ के लोग हैं, वो साथ में मिलकर भी एक संगठन का निर्माण नहीं कर सकते, पर उचित सीमा तक प्रतिबंध लगा सकती, यानी कि उसकी जो उचित सीमा है वहां तक ही प्रतिबंध लगा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका ऐसा कुछ भी नहीं है, रोल भी नहीं है, फिर भी आपके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाए। यानी कि इससे मतलब है आपके जो अधिकार क्षेत्र है उन पर कहीं ना कहीं आप पे प्रतिबंध लगा सकता है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पे आपको। पहला है आर्मी एक्ट 1950, यानी कि 1950 में इससे संसद ने सबसे पहले क्या किया, 1950 में आर्मी एक्ट बनाया। कानूनी प्रावधान क्या थे उसके? आर्मी एक्ट 1950, द आर्म एक्ट 1950 के तहत सशस्त्र बलों
के सदस्यों पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता। ऐसा नहीं है आपकी बोलने की स्वतंत्रता है तो आप कुछ भी आर्मी के बारे में या किसी भी संगठन के बारे में आप कुछ भी बोल सके, ऐसा नहीं है। आप उसको पूरी तरह आप पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सभा करने पर, यानी कि सभा करने यानी सभी लोगों को इकट्ठे करके अपनी बात प्रेजेंट करना या रखना, सभा करने का अधिकार और संघ बनाने के अधिकार पर प्रतिबंध है। यानी कि जो आर्मी एक्ट है, आर्मी के जो लोग हैं वो सभा नहीं कर सकते, अपनी अभिव्यक्ति अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकते और संघ भी नहीं बना सकते हैं। भले ही वो आर्मी में है लेकिन आर्मी में भी वो संघ नहीं बना सकते और बाहर तो आप बना ही नहीं सकते हो। एक आर्मी एक्ट 1950 ये कहता है। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट यहां पर क्या है, पुलिस, राज्यों की पुलिस पर ये अलाउ होता है। पहला पॉइंट क्या कहता है, पुलिस कर्मियों को के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने या राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं है। यानी कि राज्य की जो भी पुलिस होगी वो क्या है, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर सकती है और ना ही राज्य की जो राजनीति की जो गतिविधियां हैं, यानी कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, उसमें उसकी गतिविधि होंगी, यानी कि उसके जो भी कार्यक्रम होंगे उनमें किसी भी तरह वो भाग नहीं ले सकती है। यानी कि उसे तटस्थ रह के, यानी कि तटस्थ रह के उसको अपने कार्य को करना पड़ेगा। किसी भी राजनीतिक गतिविधि में वो भाग नहीं ले सकती। दूसरा कानूनी प्रावधान क्या है, पुलिस बलों को सुधारात्मक नियम यह सुनिश्चित करते हैं, यानी पुलिस के जो सुधारात्मक नियम होते हैं वह सुनिश्चित करते हैं कि पुलिस बल अनुशासन में रहे और राजनीतिक सामाजिक आंदोलन में भाग न ले। यानी कि पुलिस का जो कार्य है वह क्या काम है, अनुशासन बनाए रखना और राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन जो भी होते हैं उनसे दूर रहे। यानी कि देश में या फिर राज्य में जो एक अनुशासनात्मक नियम है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनको ओनली क्या करना, मैनेज करके रखना। जो हमारी राज्य की जो व्यवस्थाएं उनको पूरी तरह फॉलो करना, कानूनी व्यवस्था बनाए रखना, उसमें किसी भी तरह का कोई फेरबदल नहीं करना और जो सामाजिक आंदोलन है उनमें किसी तरह कोई भी भाग नहीं लेना। यानी कि उन्हें तटस्थ रहकर अपना कार्य कानून के अनुसार ही करना पड़ेगा। यानी पुलिस बल पे भी क्या है, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं और लगा दिए भी जाते हैं। तीसरा यहां पर हमारा पॉइंट है खुफिया एजेंसी। खुफिया एजेंसी में कौन है, खुफिया ब्यूरो आईबी है, हमारी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, रॉ है, जो हमारी बहुत ही फेमस क्या है, ये हमारी खुफिया एजेंसी है, रॉ है, आईबी है, के सदस्यों को संवैधानिक अधिकारों के तहत सूचना का अधिकार, सूचना का जो हमारा अधिकार है आरटीआई का लाभ नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जाता है। यानी कि जो सूचना का आरटीआई जो है हमारा 2005 में आया था, तो उससे क्या रहता है, किसी भी डिपार्टमेंट की आप क्या कर सकते हैं, अपने आरटीआई के तहत उससे सूचना आप ले सकते हैं। लेकिन क्या है, इसमें क्या है, पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाता है कि आपको जो आरटीआई का रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसको आप इसमें क्या है, बाहर रख दिया गया है। क्योंकि आप जो भी आप वर्क कर रहे हैं वो देश की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, देश की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं और आपका जो कार्य है वो सार्वजनिक नहीं किया जा सकता और ना ही आपको मजबूर किया जा सकता है कि आप आरटीआई के तहत उसकी सूचना को आप दें। ऐसा नहीं है, उसको बाहर ही रख दिया गया है कि आईबी की और जो रॉ की जो भी सूचनाएं हैं उनको पूरी तरह आरटीआई से बाहर रख दिया गया। अब इसके लिए कानूनी प्रावधान क्या है, आरटीआई अधिनियम 2005 में विशेष रूप से खुफिया एजेंसियों को सूचना प्रकट करने से छूट दी गई। यानी कि कानूनी रूप से क्या है, आरटीआई अधिनियम 2005 में जो खुफिया हमारी एजेंसी है उनको क्या बाहर रखा दिया है या फिर उनको छूट प्रदान की गई है कि आपको ये छूट है कि आप इसका पालन नहीं भी कर सकते। आपको पूरी तरह, आप किसी भी तरह की कोई जानकारी आपसे मांगता है आरटीआई के तहत तो आप देने के लिए बाध्य नहीं है। ये हमारी तीसरा पॉइंट हो गया खुफिया एजेंसी से रिलेटेड। अब आगे देखते हैं और क्या है। अब हमारा चौथा पॉइंट है यहां पर अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री फोर्स।
अर्धसैनिक बलों जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ के सदस्यों को सरकार की आलोचना, यानी कि सरकार की आलोचना करने या किसी संगठन के साथ सार्वजनिक रूप से जुड़ने की अनुमति नहीं है। जो हमारी अर्धसैनिक बल है, यानी कि पैरामिलिट्री फोर्स है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उनको क्या है, कोई किसी भी तरह की आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते और ना ही आप संगठन बना सकते हैं। ये विशेष रूप से आप संगठन भी नहीं बना सकते और सार्वजनिक रूप से भी आप जुड़ने की अनुमति नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर क्या है, देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो आपके ऊपर है। इसलिए आपको सार्वजनिक जो नॉर्मल लोग हैं उनसे ऊपर उठ के आपको अपने कार्य को करना पड़ेगा। आपके ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है। इसीलिए क्या किया गया है, इन सभी लोगों को, अर्धसैनिक बल है जो पैरामिलिट्री फोर्स है, इनको इससे बाहर रखा गया है और अनुमति नहीं है, उन पर पूरी तरह प्रतिबंध भी है। अब इसके कानूनी प्रावधान क्या है, इन बलों के लिए अलग अलग सेना नियम है, यानी कि इनके जो बल है ना, इनके जो पैरामिलिट्री फोर्स है, इनके लिए अलग अलग कानून बनाए गए, जिससे क्या है, अनुशासन बनाए रखने और राजनीतिक तटस्थता को सुनिश्चित करने के लागू किए गए। यानी कि अनुशासन, यानी पूरा आप अनुशासन में रहे और क्या करें, तटस्थ रहे, किसी भी राजनीतिक दबाव में आप ना आए और आप देश के फेवर में जो कार्य है वो आप कार्य कर सकते हैं। ये इसे विशेष रूप से रखा गया है। अब इसका 5वां पॉइंट क्या कहता है, सार्वजनिक सेवाओं में राजनीतिक निषेध। सार्वजनिक सेवाओं में राजनीतिक निषेध। अब इसमें कौन आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर सरकारी सेवाओं के तहत काम करने वाले कर्मचारी, यानी कि सरकारी सेवाओं में काम करने वाले किसी भी, यानी कि सिविलियन भी इसमें आ सकते हैं। जैसे अपना कोई भी डिपार्टमेंट हुआ, XYZ कोई भी डिपार्टमेंट हुआ, को किसी भी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता लेने या चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जा सकती है। यानी कि किसी भी डिपार्टमेंट के जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वो क्या कर सकते हैं, अगर चुनाव लड़ते हैं तो उन पर रोक लगाई जा सकती है। किसी भी राजनीतिक पार्टी में भाग लेते हैं तो उन पर रोक लगाई जा सकती है। अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप अपनी पोस्ट से क्या रिजाइन दें, उसके बाद आप चुनाव लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर है नहीं। उससे पहले, यानी कि आप क्या उसी, मान लो उसी पोस्ट पे रह के आप ऐसा कार्य नहीं कर सकते। आप पोस्ट पे भी है और आप चुनाव भी लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। आपको एक ही चीज देखना पड़ेगी, यानी कि आपको पोस्ट से रिजाइन देना पड़ेगा, उसके बाद आप राजनीतिक पार्टी से जुड़ें और या फिर आप चुनाव भी लड़ सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर है नहीं। कानूनी प्रावधान क्या है इसके, सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स, यानी सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स बना हुआ है, 1964 में बनाया गया है। इन सेवाओं के सदस्यों को राजनीतिक अधिकारों पर सीमाएं लगाई गई हैं। यानी कि सिविल सर्विस एक्ट जो बनाया 1964 में, उसके तहत जो सदस्य, जो राजनीतिक जो लोग हैं, जो सिविल सेवा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। आपने देखा होगा, आपको जैसा मार्केट में या फिर आपको ऐसा सभी जगह देखने को लगा होगा, कुछ लोग व्यक्ति होते हैं वो राजनीतिक पार्टियों से भी जुड़ना चाहते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट जुड़े रहते हैं। और जब भी उनको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ बेनिफिट मिलता है तो अपना क्या इस्तीफा दे देते हैं और वो चुनाव में भाग ले लेते हैं, जिससे उससे उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। इसी वजह से में होता है। वो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप उस पद पे भी है और चुनाव भी लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब इसका क्या है उद्देश्य। उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रत्येक आर्टिकल के कुछ ना कुछ उद्देश्य रहते हैं, उनको हमें ध्यान में रखकर उस आर्टिकल का निर्माण किया गया है। ये हमेशा मैं प्रत्येक लेक्चर में यही कहता रहता हूं, कोई भी आर्टिकल हो, आर्टिकल फर्स्ट से लेकर जितने भी आर्टिकल है, अभी तो 400 से ऊपर है, 400 के ऊपर है, तो उन सभी आर्टिकलों का निर्माण हुआ है कुछ ना कुछ उद्देश्य से हुआ है। तो प्रत्येक आर्टिकल में उद्देश्य भी मैं बताता हूं कि उस आर्टिकल का उद्देश्य क्या हो सकता है। अब आर्टिकल नंबर 33 का क्या उद्देश्य है, यह सुनिश्चित करना, आर्टिकल नंबर 33 का यह सुनिश्चित करना कि इन बलों के सदस्य अपनी सेवाओं में अनुशासन बनाए रखें और उनके कार्य अनुशासन बनाए रखें, यह भी यहां पर ध्यान रखें, और उनके कार्य राष्ट्रीय सुरक्षा, मैंने पहले भी इसको कहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता, उसमें भी एकता और अखंडता को प्रभावित ना करें।
यानी कि हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा बनी रहे और एकता और अखंडता को भी प्रभावित ना करे। यानी कि उनके द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है, हमारे जो आर्मी वगैरह है, हमारे जो भी सुरक्षा बल है, उनके द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है, उससे राष्ट्र की एकता को और सुरक्षा को किसी भी तरह के कोई हानि नहीं होना चाहिए और ना ही वो प्रभावित हो किसी भी तरह से। इसीलिए उनके क्या किया गया है, उनके जो मौलिक अधिकार हैं उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। बेसिकली इसका उद्देश्य ये कहता है। आगे और देख लेते हैं। अब लास्ट में हमारा क्या बचता है, निष्कर्ष। यानी कि हमारा निष्कर्ष क्या है, या फिर हम इसको कंक्लूजन भी कह सकते हैं, कंक्लूजन भी कह सकते हैं। अनुच्छेद 33 यह सुनिश्चित करता है कि किसी की राष्ट्रीय सुरक्षा और अनुशासन और शांति बनाए रखने के लिए यह जरूरी है। वैसे भी शुरुआत में भी मैंने यही बताया था कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए ये क्या है, मौलिक अधिकारों पर इन लोगों के जो प्रावधान है उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगर ऐसा नहीं करते तो क्या है, कोई भी मान लीजिए सपोज दैट कि कोई भी मान लो सीमा वाले हैं, कोई अब वो कहेंगे हमारे क्या है मौलिक अधिकार है, जिससे क्या है उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस हो सकती है और राष्ट्रीय जो सुरक्षा है हमारी वो भी कहीं ना कहीं खतरे में आ सकती है। इसलिए क्या किया गया है, ये प्रावधान रखा गया है कि जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्स हैं, बीएसएफ है, आर्मी है, जो भी हमारी सेना के जो कार्य है, वो उनको क्या है मौलिक जो अधिकार है उन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। ये हमें विशेष रूप से यह आर्टिकल कहता है। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। इस आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी आपके मन में कोई सवाल हो तो पूर्ण तरह कमेंट करें, उसका मैं रिप्लाई दूंगा। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।